हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। इस पर्टिकुलर वीडियो में 29 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, फुल डिटेल से पढ़ाने वाला हूं। तो अब आप लोग इस वीडियो को रेगुलरली देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए ये पर्टिकुलर वीडियो। सबसे पहला सवाल हम पढ़ें उससे पहले आपके लिए थोड़ा एनर्जेटिक आपको करने के लिए एक थॉट है कि स्टार्ट वेयर यू आर, जहां है वहीं से स्टार्ट करो। यूज व्हाट यू हैव, जो आपके पास है। डू व्हाट यू कैन, और जो आपके पास है उसे आप यूज करो, और जो आप कर सकते हैं वो करने की कोशिश करिएगा। ज़्यादा ऐसा मत सोचिए कि मेरे पास ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जो है, जैसा है, जब है, जहां हो वहां से शुरू कर दीजिएगा पढ़ना आप लोग, यानी कि आज से, अभी से स्टार्ट करिएगा। आज का पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने मुंबई में अपना कार्यकारी बोर्ड की बैठक के लिए एक निर्णय में अगली सूचना तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तो अभी अगली सूचना तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है अभी रिसेंटली रूसी ओलंपिक समिति को, यानी कि रशियन ओलंपिक कमेटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है अभी हाल ही में। एक्चुअली आपको मैं बताता हूँ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है ना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इन्होंने मुंबई में अपनी जो एक कार्यकारी बैठक हुई थी उसके दौरान एक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है ये। और ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अभी रिसेंटली जो बैठक 141वीं बैठक थी ना, 141वीं बैठक, इसका वेन्यू क्या था, इसका वेन्यू मतलब ये हुई कहाँ पे थी, तो ये हुई थी मुंबई के अंदर हुई थी। आप ये याद रखना, आप लोग मुंबई के अंदर हुई थी, ये ध्यान रखना। 40 सालों में दूसरी बार ये इंडिया में हुई है। ये पहली बार इंडिया में कब हुई थी सर? पहली बार इंडिया में 1938 के अंदर हुई थी, ठीक है ना। 1938 नहीं, माफ करना, 1983 के अंदर, 1983 के अंदर हुई थी। और उस समय हुई थी कहाँ पे? दिल्ली के अंदर हुई थी। अब ये हुई है कहाँ पे? अब ये हुई है मुंबई के अंदर, और ये 40 वर्षों में दूसरी बार हुई है ये। अच्छा, रूस के मतलब रूसी ओलंपिक कमेटी को हटाने के पीछे की वजह क्या है? बहुत साधारण और सिंपल सी वजह है। सबसे पहली बात है कि रूस ने यूक्रेन का लगभग जो है ना वो 20% भाग है वो कब्जे में कर लिया है। रूस ने यूक्रेन का जो कौन सा भाग किया है, एक तो उनका भाग है डॉन्स्टेक, ये वाला एरिया है वो कब्जे में कर लिया। इसके अलावा इन्होंने कर लिया लुनसेक नाम का एरिया है वो कब्जे में कर लिया। इसके अलावा उन्होंने जो है ना एक खेरसॉन नाम का एरिया है वो भी कब्जे में कर लिया। इस करके लगभग मतलब एक दो और भी है, मुझे फिलहाल के लिए 2-3 याद आ रहे थे। ये 20% एरिया जो है ना कब्जे में कर लिया ऐसा। इसके अलावा रशिया की अगर मैं बात करूं, 2014 के अंदर रशिया ने क्या किया था, जो यूक्रेन का एक पार्ट है क्रीमिया, ठीक है ना, क्रीमिया, इस क्रीमिया वाले पार्ट को भी कब्जे में कर लिया था। और उस टाइम पे ना एक G8 सम्मेलन हुआ करता था। G8 में से रूस को बाहर निकाल दिया था और बाद में वो बन गया था G7 बन गया था, इसी वजह से G7 बना था वो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप लोग क्या बात याद कर सकते हो? ओलंपिक से कोई 2-3 चीजें आपको याद आ रही है? ओलंपिक से पहले ना एक बात मैं आपको रूस की ओर बताता हूँ कि भारत और एक सी फेरर को आर्कटिक क्षेत्र, मतलब रूस ने ना भारत के सी फेयर को आर्कटिक क्षेत्र में, एक पोलर क्षेत्र में नाव चलाने के लिए ट्रेनिंग दे रहा है रशिया, फिलहाल दे रहा है। मतलब भारतीय सी फेरर को जो आर्कटिक एरिया है ना उसके अंदर रशिया कह रहा है कि भैया तुम नाव चलाने की ऐसे ट्रेनिंग वगैरह दे रहा है वो, ठीक है। एनीवे, और भारत और रूस का एक जॉइंट वेंचर भी है, शायद आपको पता होगा कौन सा जॉइंट वेंचर है, उसका नाम है नाइट रेलवे। नाइट रेलवे, ये भारत और रशिया का एक जॉइंट वेंचर है, नाइट रेलवे सॉल्यूशंस है। इसके तहत पता क्या होगा, 120 वंदे भारत ट्रेन जो है ना वो कोच बनाने का ठेका दिया गया है इस वेंचर को। ये भारत और रशिया का जॉइंट वेंचर है, इसको 120 वंदे भारत कोच, ठीक है ना। वंदे भारत अभी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेन, आपको पता होगा सबसे पहले कब चली थी? पहली चली थी 15 फरवरी 2019 को चली थी, दिल्ली से वाराणसी के बीच में। तो इस नाइट रेलवे सॉल्यूशंस को भारत और रशिया का जॉइंट वेंचर है, इसको 120 वंदे भारत ट्रेन के कोचेस बनाने का ठेका दिया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके लिए। अच्छा, इसके अलावा हम लोग और क्या बात याद कर सकते हैं? और हमारे पास में याद करने वाली बात ये आती है कि समर ओलंपिक 2024 है, ओलंपिक की बात हो रही है। 2024 का ओलंपिक कहाँ हो रहा है? तो 2024 का समर ओलंपिक है ना वो हो रहा है पेरिस के अंदर हो रहा है, ये पता होगा आपको। विंटर ओलंपिक 2026 का ये कहाँ पे हो रहा है? तो ये हो रहा है मिलान नाम की सिटी में। मिलान कहाँ पड़ता है सर? मिलान पड़ता है इटली के अंदर, मिलान इटली में पड़ता है। और अच्छा, मैंने G8 और G7 की बात कर रहा था ना, तो G7 समिट जो है ना ये कहाँ हुआ था? ये भी इटली के अंदर हुआ था। इटली के अंदर एक शहर है पुगलिया, ठीक है ना, पुगलिया के अंदर, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद करना हो सकता है, इंपॉर्टेंट आएगा ये, ठीक है।
चलिए सर जी, तो ये सब बात आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना। अच्छा, रशिया के अंदर भी कुछ हुए थे थोड़े दिन पहले, और भी चीज़ें अगर मैं आपको रिलेट करवाना चाहूँ रूस से ही, तो रूस के अंदर ना एक ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम हुई थी, उसकी 8वीं बैठक हुई थी आपकी, किसकी? ईस्टर्न इकोनॉमिक फॉर्म की, ठीक है ना, ईस्टर्न इकोनॉमिक फॉर्म की बैठक हुई थी, 8th बैठक हुई थी अभी। उसमें इंडिया की तरफ से सर्बानंद सोनोवाल ने भाग लिया था। रूस के अंदर हुई थी। रूस के अंदर एक जगह है जिसका नाम है व्लादिवोस्तोक, वहां पे ये बैठक हुई थी आपकी। रूस और चीन ने अभी एक अभ्यास भी किया था, सी ऑफ जापान के अंदर एक अभ्यास हुआ था, थोड़े दिन खूब पहले चर्चा में था, रूस और चाइना ने किया था। उसका नाम भी आप याद कर सकते हो, उसका नाम है नॉर्थन इंट्रैक्शन। नॉर्थन इंट्रैक्शन नाम का एक अभियान किया था रशिया और चाइना ने, ठीक है। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 2024 का अगर ब्रिक्स सम्मेलन आपसे पूछ ले कहाँ होगा, 2024 का ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसका पूरा नाम है। ये 2024 के अंदर होने वाला है। ये भी रूस के अंदर होने वाला है, ध्यान रखना। रूस की एक जगह है जिसका नाम है काजन, यहाँ पे होने वाला है आपका, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने सभी हितधारकों को लाभ के लिए रासायनिक क्षेत्र से संबंधित सांख्यिकी डेटा प्रदान करने के लिए एक वेब पोर्टल www.charakchemicals.gov.in लॉन्च किया है। वेब पोर्टल रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग के द्वारा किसके साथ मिलकर विकसित किया गया है ये? तो ये वेब पोर्टल जो है ना विकसित किया गया है मिलके राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी के साथ मिलके ये तैयार किया गया है। और ये डिपार्टमेंट मैटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके अंतर्गत आता है। ये आपका भारत के अंदर सर्जरी यानी कि जो शल्य चिकित्सा होती है ना, उसके जनक किसको कहते हैं? उसके जनक चरक को ही कहते हैं एक्चुअली, ठीक है ना। इसके लिए इसका पोर्टल के नाम है चरक है ये। और चरक की जो बुक है ना, उसका नाम आपको शायद पता होगा, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्या है? चरक संहिता, ठीक है ना। चरक संहिता नाम की एक बुक है, शायद आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा ये, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर जो है, जिसको आप लोग क्या कहने वाले हैं, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर होगा ना, तो आपको शॉर्ट फॉर्म में RCF कह सकते हैं इसको हम लोग। तो राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर है, इसको नवरत्न का दर्जा मिला हुआ है। ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत में टोटल 16 नवरत्न कंपनियां हैं ये। और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस नवरत्न को दर्जा देता है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो आता है आपका डिपार्टमेंट। अभी हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय हवाई अड्डा फंसे हुए विमानों की मदद के लिए डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट DARK डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट चालू करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो एशिया का पहला हवाई अड्डा बना है, इसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे पड़ता है? मुंबई के अंदर पड़ता है। और जो फंसे हुए विमानों की मदद के लिए ये बना है आपका डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट बना है, डार्क चालू कर दिया। एशिया का पहला हवाई अड्डा बना है ये। साउथ एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग सेंटर है, ये कहाँ पे बना? ये जर्मनी की कंपनी है जिसका नाम है आपका KUNZ कुंज, इसके द्वारा बनाया गया था आपका, ठीक है ना। तो इसके द्वारा एक एयरपोर्ट पे बनाया गया था, इसका नाम है आपका कैंप गोवर्डा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जर्मनी के एयरपोर्ट में, ठीक है। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के उपलक्ष्य में निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है ना ये घोषित कर दिया है? मतलब ये 23 अगस्त को किया है ये। चंद्रयान 3 की सफलता पे 23 अगस्त को चंद्रमा साउथ पोल पे पहुंचा था। उस जगह का नाम भी आपको शायद पता होगा, क्या रख दिया गया? उसका नाम रखा गया शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है ना, शिव शक्ति पॉइंट रख दिया गया। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था। रोवर का नाम क्या था? रोवर का नाम था प्रज्ञान, ये भी याद रखना आप लोग। चंद्रयान 2 का लैंडिंग पॉइंट का नाम तिरंगा था, तिरंगा, हालांकि वो लैंड हुआ नहीं था पर मतलब तिरंगा पॉइंट। और पहले का नाम था जवाहर, ठीक है ना। तो ये दोनों तीनों पॉइंट भी आप याद कर सकते हो कि पहले का क्या नाम था, दूसरे का क्या नाम था। और तो अगला पॉइंट आपका बनेगा कि भारत के पहले वेटलैंड शहर का प्रतिष्ठित खिताब हासिल करने की दौड़ में कौन सा है? तो भारत का पहला वेटलैंड सिटी, पूरा ही सिटी, ये उदयपुर को मिल सकता है ऐसा अवार्ड, ठीक है ना, उदयपुर को। वैसे भारत में टोटल वेटलैंड साइट अभी कितनी है? 75 है ये। दुनिया भर में जो है ना वेटलैंड सिटी कितनी है? पूरा शहर वो 42 ही है केवल। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 1971 को हुआ था, ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी को हुआ था। 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाते हैं। हरियाणा में भी 2 ही वेटलैंड है, एक सुल्तानपुर और एक भिंडावास है, भिंडावास, झज्जर, सुल्तानपुर गुरुग्राम में।
हाल ही में 1337 किलोमीटर लंबे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईडीएफसी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण काम पूरा हो गया। ये गलियारा निम्नलिखित में से किस स्थान को किससे जोड़ने वाला है? तो लुधियाना पंजाब और सोननगर बिहार जो है ना, उनको आपस में कनेक्ट करने वाला है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये निर्माण इसका पूरा हो गया ये, और भारत का सेकंड जो है ना ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये, और ये लुधियाना पंजाब से सोननगर बिहार जो है ना उसको कनेक्ट कर देगा ये, ठीक है ना, औरंगाबाद वाले एरिया तक जाके आगे कनेक्ट करेगा ये। और फ्रेट कॉरिडोर किसके लिए होता है? मालगाड़ी के लिए होते हैं स्पेशली। फ्रेट कॉरिडोर का मतलब इसमें मालगाड़ी ही चलती है सिर्फ। भारत में टोटल फ्रेट कॉरिडोर जो है ना वो टोटल 6 है, ध्यान रखना। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है 6 है, और 2006 के अंदर जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन इंडिया कंपनी बनी थी ना, ये पहली बार बनी थी, ध्यान रखना। 2006 के अंदर एक कंपनी बनी थी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, DFCCIL जिसको कहेंगे हम लोग। ये रेल मंत्रालय के अंतर्गत आती है आपकी। अच्छा सर, सबसे पहला जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर था ना वो कहाँ से कहाँ तक बना था? वो बना था उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह दादरी, ठीक है ना, दादरी यूपी से लेके और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट JNP पोर्ट जो नावा सेवा पोर्ट पे मुंबई, उसके बीच में चला था। एक आपका है ईस्ट से वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। ये एक्चुअली आपका जो है ना धनाकुनी नाम की जगह वेस्ट बंगाल में पड़ती है, वेस्ट बंगाल, यहाँ से लेके, और इसके अलावा जो भूसवाल नाम की जगह पड़ती है महाराष्ट्र में, इसके बीच में बना था। और एक और कॉरिडोर है, वो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये एक्चुअली है विजयवाड़ा का, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। विजयवाड़ा से एक्चुअली ये MP की एक जगह है जिसका नाम है इटारसी, इसके बीच में है आपका, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका। एक ईस्ट कोस्ट भी पड़ता है आपका। अगर ईस्ट कोस्ट के बारे में बात करूं मैं कि ईस्ट कोस्ट कहाँ पे है, तो एक ईस्ट कोस्ट जो आपका पोर्ट है ना, ये है विजयवाड़ा से लेके खड़गपुर के बीच में, खड़गपुर वेस्ट बंगाल का है। एक साउथर्न भी है आपका, साउदर्न अगर पूछ लिया जाए कहाँ पे, ये मडगांव से लेके पड़ेगा चेन्नई तक, ठीक है। चलो खैर अगला पढ़ाते हैं। तो 361 वेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारत के सबसे अमीर आदमी का खिताब हासिल किया है? तो इसमें भारत के सबसे अमीर आदमी अगेन मुकेश अंबानी हैं, और 8 लाख करोड़ जो है ना इनके पास में संपत्ति है, 8 लाख करोड़ इनकी संपत्ति है। सेकंड पे कौन है? सेकंड पे गौतम अडानी है, इनके पास में 4.74 लाख करोड़ की संपत्ति है। थर्ड पे है साइरस पूनावाला, ठीक है ना, साइरस पूनावाला थर्ड नंबर पे, इनके पास 2.78 लाख करोड़ की संपत्ति है लगभग। हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत राज्य भर में 3000 पिंक बूथ स्थापित करने और सभी 417 महिला जो बूथ है सॉरी, उनके ऊपर पिंक स्कूटर प्रदान करने का प्रयास तेज कर दिए गए हैं। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा किया गया सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत। सवेरा योजना है, इसमें वरिष्ठ नागरिकों को भी सहायता मिल रही है यूपी के अंदर, ठीक है। और टोटल 3000 पिंक बूथ सेटअप किए गए, जिसमें 417 महिला बीटों को पिंक स्कूटर दिए गए हैं आपके, और 3 चरणों में काम पूरा होगा ये। एक यहाँ पे एक एप्लीकेशन भी है जिसका नाम है नयन एप्लीकेशन। इसमें यूपी के यातायात विभाग जो है ना सुरक्षा के लिए इस एप्लीकेशन का यूज करते हैं। विजयनजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह पर पहुंचा है पहला जहाज। ये बेसिकली किस राज्य में स्थित है? केरल के अंदर है ये आपका, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय जहाज है ये। और ये बेसिकली जहाज जो है ना आपका चीन से आया है। चीन में कहाँ से आया है? चीन के अंदर आया ये हांगकांग का जो क्षेत्र है ना आपका, एक्चुअली चाइना ही अपना एक्वायर करे बैठा है, ये तिरुवनंतपुरम में पड़ता है। ये 40 साल के लिए अडानी ग्रुप को दिया गया ये वाला जहाज। हाल ही में इजराइल सरकार ने उत्तरी गाजा की पूरी आबादी को अगले 24 घंटे के भीतर खाली करने के लिए कहा है। इजराइल सरकार ने गाजा वासियों को कहां से हटने के लिए कहा है? एक्चुअली मैं ये पूरा इजराइल और गाजा का या फिलिस्तीन का पूरा मुद्दा आपको एक दिन यूट्यूब पे लाइव आके पूरा समझाता हूं, ताकि जल्दी से समझ में आ जाए एक्चुअली मुद्दा क्या है। फिलहाल के लिए यूं समझ लो, इसका सही आंसर रहेगा राफा। इजराइल, गाजा और इजराइल के बीच में जो है ना एक क्रॉसिंग पड़ती है। इस क्रॉसिंग का नाम आपको मैं बताता हूँ क्या है। इसका नाम है EREZ, इरेज क्रॉसिंग है आपका। और गाजा और मिस्र के बीच में क्रॉसिंग है, इसका नाम है राफा क्रॉसिंग, ठीक है ना। गाजा और जो मिस्र है ना उसके बीच में आपकी है ये गाजा और मिस्र का जो क्रॉसिंग है ना, ये आपकी ये है, ये रही राफा क्रॉसिंग है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग याद कर लेना। और ये जो ये देख लो, ये इरेज क्रॉसिंग है जो गाजा और इजराइल के बीच की क्रॉसिंग है, ये वाली क्रॉसिंग आपकी, ठीक है ना। बाकी और बहुत सारी क्रॉसिंग भी आती है, पर ये 2 क्रॉसिंग तो मेन याद करना है आपको। गाजा में सरकार जो है ना हमास पर एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी का सारा मतलब यूं कहीं का मामला चल रहा है आपका सारा।
हमास को वेस्टर्न देश यूके हुआ या यूएसए हुआ या फ्रांस हुआ या आतंकवादी संगठन के रूप में मानते हैं तकरीबन इस हमास एरिया को। और इसराइल में गाजा वासियों को नॉर्थ गाजा से हटने के लिए कहा है कि राफा क्रॉसिंग से शिफ्ट होने के लिए कहा है, इस वाली क्रॉसिंग से शिफ्ट होने के लिए कहा है कि इधर से तुम हट जाओ सारे के सारे। इसराइल के द्वारा हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड भी चलाया गया है, ठीक है। एक अजय ऑपरेशन भी है जो इसराइल से भारत वालों को निकाल के लेके गए, वो भारत ने चलाया था। पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया, पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया इनमें से कहाँ पे, नागालैंड के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा, नागालैंड के अंदर किया गया। नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च, इसको कहेंगे आप लोग नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च, इसके द्वारा वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग की है इनको। नागालैंड के सीएम कौन है पता है आपको? नागालैंड के सीएम का नाम है नेफ्यू रियो, ठीक है ना, नेफ्यू रियो, ये ध्यान रखना आप लोग। और अभी थोड़े दिन पहले यहाँ नागालैंड की अगर बात करो आप लोग ना, तो दीमापुर रेलवे स्टेशन जो 1903 में बना था और 119 साल के बाद में दूसरा रेलवे स्टेशन बना है यहाँ पे, जिसका नाम है, जो अभी थोड़े दिन पहले चर्चा में था, शोकुवी, सोकुवी, ये दूसरा रेलवे स्टेशन बना है नागालैंड का। लद्दाख जास्कर महोत्सव 2023 का कौन सा संस्करण लद्दाख के जास्कर के पुदुम में मनाया गया? तो अभी ये रिसेंटली मनाया गया, इसका 8वां संस्करण मनाया गया। पुदुम कारगिल जिला है ये लद्दाख में, वहाँ पे कारगिल जिले के अंदर पड़ता है ये, ठीक है। और तिब्बती बुद्धिज्म के संस्थापकों में से एक है आपका ये यहाँ पे पद्मा सांभा, उनके नाम पे ही ये यहाँ पे पुदुम महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है आपका, पद्मा सांभा, ठीक है ना। तो तिब्बती बुद्धिज्म के जो संस्थापक रहे हैं ना, उनमें से एक माने जाते हैं ये, इसके वजह से ये सेलिब्रेट करते हैं। हाल ही में थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने किसको प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया अभी हाल ही में नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को। ये एक्चुअली नागा की सबसे युवा बटालियन भी कहलाती है और जो ये एक्चुअली प्रेसिडेंट कलर है ना, आर्मी चीफ मनोज पांडे के द्वारा ही दिया गया है। और एक बात और बताता हूँ, रानी खेत कुमाऊं उत्तराखंड के अंदर ये दिया गया है। और ये जो नागा रेजिमेंट है ना, ये बनी कब थी? ये बनी थी 1 अक्टूबर को 2009 के अंदर बनी थी, हल्द्वानी उत्तराखंड के अंदर बनी थी ये। प्रेसिडेंट कलर जो ना, ये बेसिकली आईएनएस द्रोणाचार्य से संबंधित है आपका, ठीक है। एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का शुभंकर क्या है? यह है जूही। जूही आपको दिख रहा है, जूही एक हाथी का नाम है एक्चुअली। उत्तराखंड में इसकी शुरुआत हुई है। झारखंड के अंदर एक आप याद कर लेना कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने इसको लॉन्च किया, तो झारखंड के अंदर ना एक बेतला नेशनल पार्क है, उसमें एक हाथी है जूही, उसके नाम पे इसको स्टार्ट किया गया आइडिया। इसके अलावा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का 5वां संस्करण लॉन्च किया। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। इसका 4था संस्करण जो है ना, वो तो अभी हुआ था एमपी के अंदर, ठीक है। गंजम जिला उड़ीसा, इसका नहीं, सॉरी, इसमें तो एक्चुअली राज्य विनर था, कह सकते हो चौथे के अंदर, हुआ तो नहीं कहूँगा मैं, ये इसका ना टॉप तो था एमपी में था, और इसमें टॉप डिस्ट्रिक्ट जो था ना, वो था गंजम जिला उड़ीसा का, ठीक है। ग्राम पंचायत जो टॉप आई थी उसमें वो आई थी तेलंगाना की थी, जिसका नाम था जगन्नापुरम करके कुछ नाम था। और जो यूटी टॉप आया था ना, उसमें चंडीगढ़ आया था, चंडीगढ़ यूटी पूरा का पूरा टॉप में आया था। जल संरक्षण पुरस्कार की बात करते हो तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण, इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 13 अक्टूबर को मनाते हैं। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम आपको याद रख लेना है, फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर रेजिलिएंट फ्यूचर। ये ध्यान रखना आप लोग, 13 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं ये। पीवी गंगाधरन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? अभी रिसेंटली सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पीवी गंगाधरन के निधन पर दुख व्यक्त किया है। तो ये कौन से खेल से थे, मतलब ये किससे रिलेटेड थे? फिल्म उत्सव से रिलेटेड थे। 22 फिल्में बनाई थी इन्होंने, मलयालम फिल्मों से संबंधित है ये। हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से कौन सा देश 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना, वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट में तेजी लाने पर सहमत हुए हैं, जिसका उद्देश्य है कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी सेटअप करना है। तो ये सेटअप करना है सऊदी अरब, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए 2015 से बन रही है वैसे ये, ठीक है। और यूएई के लिए आप बात करते हो तो अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन, सऊदी अरब अमारको कंपनी है, यूएई की कंपनी तो है, सऊदी अरब ये अमारको, दुनिया की सबसे बड़ी तेल और गैस की कंपनी है, ध्यान रखना आप लोग, ये अमारको इसका नाम है, दुनिया की सबसे बड़ी है ये। भारत की कोई कंपनी है तेल की? हाँ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, आईओसी भी है, ठीक है ना। ये कंपनी है आपकी। भारत और सऊदी अरब के बीच में जो है ना, प्रिंस सैलेमन पे भी भारत आए थे, प्रिंस सैलेमन भारत आए थे, उस टाइम पे एमओयू किया गया था, 8 चीज़ों पे एमओयू किया गया था।
यूएई की जो अबू धाबी कंपनी है उसका नाम भी बताता हूँ, अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन, ये यूएई की कंपनी है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ों को आप लोगों को याद रख लेना है। ठीक है, तो आज के इस सेशन को यहीं पे मैं वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू सो मच, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। मिलता हूँ आपको मैं अपने अगले सेशन के अंदर। शेयर जरूर कर देना सेशन को, अच्छा लगा तो फीडबैक दे देना।